भारतीय अर्थव्यवस्था अपडेट जनवरी 2024। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस जनवरी 2024 के अपडेट में हम भारतीय अर्थव्यवस्था को आकार देने वाले नए विकास और रुझानों पर चर्चा करेंगे। 2024 में 6.2% की अनुमानित विकास दर के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था घरेलू मांग, दूसरी और सेवाएं जैसे विभिन्न फैक्टर्स द्वारा संचालित लचीलेपन और उसका वादा दर्शाता है। हम विकास दर, इन्फ्लेशन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सेवाओं और वैश्विक आर्थिक स्थिति सहित प्रमुख क्षेत्रों पर अद्यतन जानकारी प्रदान करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के डायनामिक व्यू और उसकी इम्प्लीकेशन का पता लगाने के लिए हमसे जुड़े रहें। कृपया भारतीय अर्थव्यवस्था और अन्य आकर्षक सामग्री पर अधिक जानकारी पूर्ण अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर होने और हमें सपोर्ट करने से आपको दो फायदे मिलते हैं। एक ये, आप मुफ्त तरीके से अपना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और आप हमारे चैनल से अपडेटेड रहते हैं। हमारे फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम नए वीडियोस लेकर आएंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप अपडेटेड भी रहेंगे। आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जहां विश्व अर्थव्यवस्था के लिए बहुत सारे निराशाजनक अनुमान लगाए गए थे, यह वर्ष दुनिया के लिए, विशेष रूप से अमेरिका के लिए, कुछ हद तक बेहतर रहा है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं सहित कुछ यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं मंदी में हैं या मंदी के कगार पर है। इसके विपरीत भारतीय अर्थव्यवस्था ने शानदार प्रदर्शन किया है। शुरुआती विकास अनुमानों से लगभग 6.3% फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की जोरदार ग्रोथ होने की संभावना है। ऐसा दूसरी तिमाही में विशेष रूप से मजबूत ग्रोथ के साथ हुआ है। हाल ही में बेहतर मजबूत हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स के आधार पर आरबीआई ने भी इसी तरह का अनुमान लगाया है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के दौरान 7.2% की अंतिम वृद्धि दर से कहीं अधिक 6.5% का प्रारंभिक अनुमान है। चलिए बात करते हैं सीपीआई के बारे में। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 12 जनवरी 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2023 महीने के लिए अपने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन फोरकास्ट को अपडेट किया। दिसंबर 2022 के लिए सीपीआई इन्फ्लेशन 5.72% थी, जो कि आरबीआई की सहनशीलता स्तर के भीतर है, जो कि 2% से 6% है। आरबीआई के अर्थशास्त्रियों ने आगाह किया है कि जनवरी 2024 के लिए सीपीआई इन्फ्लेशन लगभग 5.8 से 6.0% रह सकती है, जो दिसंबर में देखे गए स्तरों से थोड़ा अधिक है। जबकि आरबीआई गवर्नर ने रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में इन्फ्लेशन के 7.8% के उच्चतम स्तर से नीचे आने पर संतोष व्यक्त किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आरबीआई के इंटॉलरेंस लेवल के मिड के करीब इन्फ्लेशन के स्थिर होने से आरबीआई अधिक सहज हो गई है। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अपने पिछली कई बैठकों में अपनी प्रमुख नीतिगत दरों को अछूता छोड़ दिया है। विशेषज्ञों को उत्सुकता से इंतजार होगा कि यह एमपीसी को आगे की गति को नरम करने के लिए राहत मिलेगी। मौद्रिक सख्ती फरवरी में अंतिम 25 आधार बैंकों की दर वृद्धि के बाद लंबे समय तक रुकना या नीति दरों को फिर से अपरिवर्तित छोड़ना। चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे कारकों के बारे में जो सीपीआई को इफेक्ट करते हैं। खाद्य कीमतें, खाद्य मूल्य इन्फ्लेशन, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई बास्केट का लगभग 40% है। नवंबर में 4.67% से घटकर दिसंबर में 4.19% हो गया है। बात करते हैं कोर इन्फ्लेशन के बारे में। अस्थिर खाद्य और ऊर्जा घटकों को छोड़कर दिसंबर में कोर इन्फ्लेशन 6.1% अनुमानित थी। बात करें इंडस्ट्रियल आउटपुट के बारे में, तो भारत का इंडस्ट्रियल आउटपुट नवंबर में 7.1% बढ़ गया, जबकि पिछले महीने में इसमें 4% की गिरावट आई थी, जिसमें नीति निर्माताओं की चिंताएं कम हो गई। वैश्विक कारक की बात करें, यानी कि फॉरेन फैक्टर्स की बात करें, तो चीन को फिर से खोलने और कमोडिटी की कीमतों में संभावित बदलाव सहित वैश्विक आर्थिक माहौल भारत में सीपीआई इन्फ्लेशन को भी प्रभावित कर सकता है। आरबीआई इन फैक्टर्स पर सतर्क रहेगा और उसके बाद अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज को वेल एडजस्ट कर सकता है। अब बात करते हैं जीडीपी को लेकर। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी का पहला अग्रिम अनुमान 7.3% की मजबूत वृद्धि दर का संकेत देता है, जो पिछले वर्ष की 7.2% की वृद्धि में थोड़ा तेज है। पिछले साल की विकास दर में कुछ आधार स्तर के प्रभाव वाले फायदे थे, क्योंकि भारत की जीडीपी 2021-22 की शुरुआत में COVID की दूसरी लहर के कारण नीचे आ गई थी।
2023-24 के दौरान नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 2022-23 में 16.1% की तुलना में 8.9% अनुमानित है। ये अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संकलित किए गए हैं, जिसने 5 जनवरी को प्रेस नोट के माध्यम से पहला अग्रिम अनुमान जारी किया। पहला अग्रिम अनुमान AFAE बजट संख्यकों के लिए आधार के रूप में कार्य करता है और देश के आर्थिक प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। वर्ष 2023-24 के लिए नाम मात्र GDP 296.58 लाख करोड़ अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण विकास दर को दर्शाता है। GDP के बढ़ते प्रतिशत के रूप में निजी खपत और सरकारी खपत दोनों पिछले वर्ष में 58.5% से घटकर 56.9% हो गई और पिछले वर्ष के 9.9% से घटकर 9.6% हो गई है। वित्त वर्ष 2023 के सकल स्थिर पूंजी निर्माण 34.9% हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 34% से 24% ऊपर। ये सभी आंकड़े 2011-12 की कीमतों के हैं। बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार स्थिरता और वृद्धि प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां प्राथमिक योगदान करता है। पिछले सप्ताह में देखा गया मामूली उतार चढ़ाव वैश्विक आर्थिक स्थितियों की गतिशील प्रकृति को रेखांकित करता है। वर्ष के दौरान भंडार में समग्र सकारात्मक रुझान का एक मजबूत और लचीली विदेश मुद्रा स्थिति बनाए रखने के लिए भारत में चल रहे प्रयासों को दर्शाता है, जो बाहरी आर्थिक अनिश्चितताओं के खिलाफ एक सहारा प्रदान करता है। अब बात करते हैं कुल आरक्षण को लेकर। कुल विदेशी मुद्रा भंडार 51,324.62 करोड़ है। यह आंकड़ा पिछले सप्ताह के दौरान 12.32 करोड़ की मामूली कमी को दर्शाता है। वर्ष के दौरान भंडार में 3,781.58 करोड़ की वृद्धि हुई है, जो मजबूत संचय को दर्शाता है। अब बात करें विदेशी मुद्रा संपत्ति के बारे में। भंडार का सबसे बड़ा घटक विदेशी मुद्रा संपत्ति है, जिसकी राशि 45,484.12 करोड़ है। इस श्रेणी में पिछले सप्ताह 22.97 करोड़ की वृद्धि देखी गई है। पूरे वर्ष में विदेशी मुद्रा संपत्तियों में 3,592.80 करोड़ का विस्तार हुआ है। अब बात करते हैं सोने के बारे में, यानी कि गोल्ड। स्वर्ण भंडार 3,917.85 करोड़ रुपए पर है, जिसमें पिछले सप्ताह 31.47 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इस हालिया कमी के बावजूद साल भर के सोने का भंडार 20.29 करोड़ रुपए बढ़ गया है। अब बात करें विशेष आहरण अधिकार MPSDR। SDR अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ISMF द्वारा बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति का मूल्य 1,518.36 करोड़ रुपए है। इस श्रेणी में सप्ताह के दौरान 3.37 करोड़ की कटौती हुई है, लेकिन साल भर में इसमें 6.72 रुपए करोड़ की वृद्धि हुई है। IMF में आरक्षित स्थिति 404.29 करोड़ रुपए है। पिछले सप्ताह इस घटक में 0.45 करोड़ रुपए की कमी देखी गई, लेकिन साल भर में 0.06 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। चलिए बात करते हैं GST को लेकर। प्रेस सूचना ब्यूरो PIB दिल्ली ने 1 जनवरी को अप्रैल-दिसंबर 2023 की अवधि के लिए सकल GST संग्रह में साल दर 12% की वृद्धि के साथ मजबूत वृद्धि दर दर्ज की। इस अवधि के दौरान कुल सकल GST संग्रह 14.97 लाख करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में संग्रहित 13.40 लाख करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के पहले 9 महीनों के लिए औसत मासिक सकल GST संग्रह 1.66 लाख करोड़ रुपए रह चुका है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इस अवधि की तुलना में 12% की वृद्धि दर्शाता है। दिसंबर 2023 में सकल GST राजस्व संग्रह 1,64,882 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो साल का 7वां महीना है, जिसमें संग्रह 1.60 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। संग्रह में 30,443 करोड़ रुपए का CGST, 37,935 करोड़ रुपए का SGST, 84,255 करोड़ रुपए का IGST, माल के आयात पर 41,534 करोड़ रुपए सहित और 12,249 करोड़ रुपए का उपकर देखा गया। सरकार ने IGST से CGST को 40,057 करोड़ और SGST को 33,652 करोड़ का निपटान किया।
नियमित निपटान के बाद दिसंबर 2023 में केंद्र और राज्य का कुल राजस्व CGST के लिए 70,501 करोड़ रुपए और SGST के लिए 71,587 करोड़ रुपए देखा गया। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट्स को लेकर। जनवरी 2024 तक रेपो दर 6.50 है। ब्याज दर के लिए दीर्घकालिक अनुमान 2024 में लगभग 5.50% और 2025 में 5.00% है। भारत रिजर्व बैंक RBI ने बेंचमार्क ब्याज पर 6.50 पर बनाए रखने का अनुमान लगाया है और साथ ही में कुछ प्रतिशत और तिमाही के अंत तक इस स्तर पर बने रहने की उम्मीद की है। इसके अतिरिक्त सरकार ने जनवरी-मार्च 2024 तिमाही के लिए छोटी बजट योजनाओं के लिए संशोधित ब्याज दरों की घोषणा की, जिसमें सुकन्या समृद्धि योजना और 3 साल की समाधि जमा स्थित कुछ दरों में बढ़ोतरी की गई, जबकि अन्य को अपरिवर्तित रखा गया। अब बात करते हैं RBI जनवरी बुलेटिन के अनुसार। RBI जनवरी बुलेटिन के अनुसार पॉलिसी रेपो रेट, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट 4.50%, 18%, 5.30%, 5.30%, 5.25% और 4.50% पर स्थिर रहे हैं। अक्टूबर-नवंबर 2023-24, 2022-23 क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और 2023-24 क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2। MCLR 2022-23 क्वार्टर 1 में 6.13% से बढ़कर 2023-24 क्वार्टर 2 में 7.35% हो गया। 10 साल की GSEC दर 7.17% है। यह अक्टूबर 2023 में 7.37% से कम है। 52 सप्ताह का उच्च स्तर 7.436 मार्च 2023 को और 52 सप्ताह का निचला स्तर 6.98% 28 मई 2023 में देखा गया था। अब बात करते हैं भगवे झंडे के डिमांड को लेकर। इस महीने देश में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक 22 जनवरी 2023 को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह रह चुका है। इसके साथ ही कई उत्पादों की मांग में तेजी से वृद्धि देखी गई है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के कारण जनवरी महीने में भारत में भगवा झंडे और पूजा उत्पादों की मांग बढ़ गई है। मंदिर में प्रतिष्ठा समारोह के कारण भगवा झंडों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। स्थानीय लोगों ने बिक्री में बढ़ोतरी की सूचना दी है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले फूलों, मंदिरों में 3D मॉडल और पूजा सामग्री की भी बम्पर बिक्री हुई है। देश भर के मंदिरों से सजावट के लिए थोक ऑर्डर मिलने से इन उत्पादों की मांग भी बढ़ चुकी है। वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में 18 अरब रुपए की लागत आई है। इसे एक ट्रस्ट के माध्यम से निजी दान द्वारा वित्त पोषित किया गया है। मंदिर में सालाना लगभग 5 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करने की उम्मीद है, जो उत्तर प्रदेश राज्य के लिए महत्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न कर सकता है, यानी उसे बढ़ा सकता है। SBI की एक रिपोर्ट का अनुमान है कि राम मंदिर और अन्य पर्यटन योजनाओं से उत्तर प्रदेश के कर राजस्व में 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी देखा गया है कि 2022 की तुलना में इस वर्ष राज्य में पर्यटक खर्च दोगुना हो गया है। घरेलू पर्यटकों ने 2022 में लगभग 2.2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और विदेशी पर्यटकों ने राज्य पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने भी उत्तर प्रदेश के पर्यटन और अर्थव्यवस्था पर मंदिर के प्रभाव पर एक रिपोर्ट लाई थी। जेफरीज रिपोर्ट कहती है, 22 जनवरी को PM मोदी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन एक बड़ा धार्मिक आयोजन है। यह एक आर्थिक प्रभाव भी लाता है। भारत को एक नया टूरिस्ट स्पॉट भी मिल रहा है, जो प्रति वर्ष 50 मिलियन से अधिक पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है। 10 अरब अमेरिकी डॉलर का बदलाव संभवतः नए होटलों और अन्य आर्थिक गतिविधियों के साथ कई गुना प्रभाव डालेगा। यह पर्यटन के लिए बुनियादी ढांचे से प्रेरित विकास के लिए एक टेम्पलेट भी सेट कर सकता है। अब बात करते हैं वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अनुसार, वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 में 10 से 12 जनवरी में गुजरात में आयोजित किया गया था
और इसने व्यावसायिक अवसरों, सहयोग और रणनीतिक साझेदारी का पता लगाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य भी किया। शिखर सम्मेलन में 140 देशों में 61,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 35 देशों ने इस आयोजन में भागीदारी भी दिखाई। शिखर सम्मेलन में 41,299 परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन MUP पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने 26.33 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित हुआ। सेमीकंडक्टर, ई-मोबिलिटी, हरित हाइड्रोजन और नवीनकरणीय ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य निवेश, व्यापार सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना है और इसलिए शिखर सम्मेलन के रूप में वाइब्रेंट गुजरात के 20 साल पूरे होने का जश्न भी मनाया। शिखर सम्मेलन ने 2003 में स्थापना से लेकर विभिन्न सेमिनारों और कार्यक्रमों के रूप में गुजरात के विकास को भी प्रदर्शित किया। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य नेशनल इंपॉर्टेंस को आगे बढ़ाना, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहुंच और जीवंतता को फैलाना है। शिखर सम्मेलन में विकसित भारत 2047 के लिए गुजरात के रोड मैप, MSME कॉन्क्लेव और अन्य कार्यक्रमों का एक सत्र भी था। शिखर सम्मेलन ने गुजरात के वित्त में कर राजस्व के रूप में 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होने की उम्मीद की है और इससे सालाना लगभग 5 करोड़ यानी 50 मिलियन पर्यटकों को आकर्षित करने की उम्मीद है, जिससे राज्य के लिए महत्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न होगा, यानी कि रॉयल्टी उत्पन्न होगी। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ई-मोबिलिटी, हरित हाइड्रोजन और नवीनकरणीय ऊर्जा के माध्यम से विकसित भारत 2047 प्राप्त करने के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करना है। शिखर सम्मेलन गुजरात और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी और इससे राज्य की वृद्धि और विकास की क्षमता को प्रदर्शित करना इसका एक मुख्य उद्देश्य था। यह कार्यक्रम और साथ ही में WHO डावोस का हालिया कार्यक्रम इस तथ्य को उजागर करता है कि भारत दुनिया में सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य बना हुआ है। क्योंकि वैश्विक निवेशक भारत को यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक निवेश के रूप में देखते हैं, इसीलिए नवीनतम आर्थिक अपडेट के बारे में सूचित करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण विकासों पर अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।